पेज 796 वाला टेबल पढ़ के आए हैं? बोले सिर्फ कहा था 3-4 बार पढ़ लेना, उसको प्रैक्टिकली हमने किया हुआ था। एक क्लास में एग्जाम्पल की थी, उसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल इसी टेबल के नीचे गिवन थी जो होमवर्क में दी थी, वो भी कर ली थी, वो तो परसों करनी, ठीक है। फिर ये टेबल कल पढ़ लिया था। अब ज़रा पेज 1 पे आए, यानी इस चैप्टर के पेज 1 पे 794 पेज पे आए। एज यूजुअल उलट चल रहे हैं, ठीक है। सब कुछ कर लेने के बाद थ्योरी भी पढ़ लिया करते हैं। वैल्यू इन यूज़ कैलकुलेट करने का तरीका, वैल्यू इन यूज़ में कौन कौन से कैश फ्लोज आते हैं वो डिसाइड कर लिए पहले एक सवाल में, फिर हमने जाके स्टैंडर्ड की अंग्रेजी पढ़ ली थी, ठीक है। पेज 1 पे आए तो इंट्रोडक्शन है, फिर डेफिनेशंस हैं, पढ़ लेंगे आप, कोई मसला नहीं है। और एक्सटर्नल और इंटरनल 2 हेडिंग्स नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर छोटी सी एक हेडिंग है इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। अगेन ये पढ़ेंगे मंडे को, इसकी थोड़ी तैयारी शुरू कर देंगे आज के सवाल से, ठीक है। देखें रीवैल्यूएशन जब दिल चाहे हमें लगे कि जी हमारी मार्केट वैल्यू पर एसेट्स होने चाहिए, हम रीवैल्यू कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल पे जा सकते हैं। लेकिन इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाने के लिए कोई ये नहीं होता कि हर साल के हर ईयर एंड पे आप इम्पेयरमेंट लगाएं, हर एसेट पे इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएं, बल्कि कुछ इंडिकेटर्स होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल। डिस्कस 1 बाय 1 करेंगे आज। ज़हनी तौर पे उसकी एप्लीकेशन ज़रा थोड़ी सी करवाऊंगा, ज़हनी तौर पे तैयार कर लूँगा आपको इंडिकेटर्स होते क्या हैं। फिर मंडे को पहले 10-15 मिनट में इंडिकेटर्स पे बात कर लेंगे। कोई बच्ची कुची जो कसर होगी आज के होमवर्क से या कुछ इस तरह से, पास पेपर 1-3 भी पेंडिंग है, ये सारी बातें करने के बाद फिर हाफ लेक्चर के बाद इंशाल्लाह हम अगले हाफ लेक्चर में नया टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो बहरहाल इम्पेयरमेंट लॉस आता है इम्पेयरमेंट टेस्ट से, अगर इम्पेयरमेंट टेस्ट में रिकवरेबल अमाउंट कम हो बुक वैल्यूज, तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाना है तभी लॉस आना है। कब लगाना है? जब इनमें से कोई इंडिकेटर सामने आएगा, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स पढ़ेंगे बाद में। फिलहाल मेरा दिल है लर्निंग आउटकम 2 के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट। इसमें वो कहता है रिमेंबर रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज डिफाइंड एज द हायर ऑफ इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। ये हमें पता है, ठीक है। अब नीचे कुछ बात इसने लिखी हुई है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है, और फिर फेयर वैल्यू क्या होती है, और कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है। तो ये जरा 5 मिनट की डिस्कशन करते हैं, उसके बाद फिर सवाल में मूव कर जाएंगे, फिर इंशाल्लाह मंडे को इंडिकेटर्स पढ़ लेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड कहता है फेयर वैल्यू किसी एसेट की वो वैल्यू है जो मार्केट से उसकी लग जाए। भाई यही होती है ना, फेयर वैल्यू वो वैल्यू है जो मार्केट से उसकी लग जाए। और अगर उस एसेट की मार्केट ही नहीं अवेलेबल, आपके पास एक मोबाइल है, आपको पता है हफीज सेंटर उसकी मार्केट है, वहां पे जाएंगे कीमत लग जाएगी, जो उसकी कीमत वहां पे लगेगी वो उसकी क्या होगी? फेयर वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपके पास एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई मार्केट ही नहीं एग्जिस्ट करती, यूनिक सा एसेट है। अब इसकी फेयर वैल्यू कहां से लाएं? तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने लिखा है कि जिसकी मार्केट है उसकी तो मार्केट वैल्यू मार्केट से मिल गई, जिसकी मार्केट नहीं है एसेट की, उसको आप बार ऐसे ही है जैसे बाहर रास्ते से बंदा गुजरा था, हमने रोका, भाईजान आपने ये एसेट लेना है, हमने कहा लेना है, कितने का लेंगे? इतने का लेंगे, ये उसकी फेयर वैल्यू। बात समझे हैं? जिसकी मार्केट एग्जिस्ट करती है उसकी तो मार्केट ने फेयर वैल्यू लगा दी, और जिसकी मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करती उसकी फेयर वैल्यू वही है जितने में आप उसको बेच लें, जितने में आप उसको बेच लेंगे, ठीक है। तो पढ़ के देखते हैं। वो कहता है फेयर वैल्यू इज नॉर्मली मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू इज नॉर्मली मार्केट वैल्यू। इफ नो एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट्स it may be possible to estimate the amount that the entity could obtain from the disposal.
तो कितने का बेच लोगे? एक तो ये है मार्केट एग्जिस्ट करती है, ये कितने का है? मार्केट से जाके पूछे ये एसिड कितने का जी, इसके साथ का, ये इतने का, फिर वैल्यू आ गई। अगर मार्केट एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर क्या, फिर अंदाजा लगा लेंगे जी, हाँ जी ये हम एक दो बंदों से बाहर निकल के पूछ लेंगे रोक के, भाई एसिड अगर आपको दें तो कितने का लेंगे, भाई एसिड अगर आपको दें तो कितने का लेंगे, भाई एसिड अगर आपको दें तो कितने का लेंगे, अगर अंदाजा लगा लेंगे कि इतने का हम बेच सकते हैं तो वो उसकी फेयर होगी। ओके, बहरहाल स्टैंडर्ड की अंग्रेजी थी, बताना जरूरी था, ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको इस तरह से सोचना पड़े, बता दिया, फेयर वैल्यू गिवन होगी 12 सवाल के अंदर। ठीक है, अगली बात, फेयर वैल्यू लेस क्या करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल करते हैं। अब कॉस्ट टू सेल में क्या कुछ आ सकता है, उसकी एग्जांपल्स कुछ स्टैंडर्ड ने दे दी। कहता है डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट टू सेल कह रहे हैं, वही है ना डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट। डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट नॉर्मली इंक्लूड लीगल कॉस्ट। क्या मतलब? आपने एसिड बेचा, अब आपको पता है सेल डीड बनानी होती है, एग्रीमेंट बनाना होता है, एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना था, आपने अपने वकील को बुलाया, लॉयर को बुलाया और उसे कहा ये मैंने एसिड बेचा है, इसका ये एग्रीमेंट बनाओ, और उसने उस एग्रीमेंट बनाने के हमसे कुछ पैसे चार्ज किए। क्या ये एसिड को बेचने के लिए ज़रूरी खर्चा था? भाई वो एग्रीमेंट तो साइन करना है, एग्रीमेंट तो बनाना ही था ना, तो बाद में साइन करना था, तो बिल्कुल ये कॉस्ट टू सेल है। ठीक है, फिर एसी है, ये तो यहां पे इंस्टॉल्ड है, अब हमने एक बंदे को ये एसी बेच दिया, ठीक है, अब हमने उसको ये एसी उतार के भी तो देना है। 20,000 में सौदा हो गया एसी का, अब उतारे कौन, हमें तो पता ही नहीं, यहां से भी उतरेगा, इसका आउटर भी है, पता नहीं कैसे कैसे वो खोलेंगे, तो हमने इलेक्ट्रीशियन को बुला लिया, वो आया, उसने आके ये डी इंस्टॉल कर दिया हमें, ठीक है, ये हमें रिमूव कर दिया, अब उसने 1,000 रुपया ले लिया, अब हमें इफेक्टिवली इस एसी से 20,000 आया या 19,000? तो बिल्कुल कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड फॉर डिस्पोजल, ये भी तो एक कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है वो, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड। और तीसरा क्या है, अगर कोई टैक्स पे करना पड़ जाए, आपने लैंड बेचा, उसमें आजकल तो आपको पता ही है बहुत मशहूर हो चुका है, गेन टैक्स पड़ जाता है। ठीक है, आपने कोई प्लॉट बेचा, कोई मकान बेचा, उसके ऊपर आपको गेन टैक्स लग गया। ठीक है, तो ये IS 36 कहता है लगेगा, हम क्या लग नहीं जाता, ये हम एसिड क्या बेच देते हैं, हम तो सिर्फ टेस्ट लगा रहे हैं। मैंने आपको बताया था इंपेयरमेंट टेस्टिंग के लिए हम एस्टीमेट लगा रहे हैं, आज अगर बेच दें कितने पैसे आएंगे, अगर आज खड़े होकर सोच रहे हैं अगर 3 साल इस्तेमाल करते रहे तो आज कितनी वैल्यू हो, तो एक्चुअली बेच नहीं देते, एक्चुअली अगले 3 साल इस्तेमाल भी नहीं हो जाता। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो हमने एक एस्टीमेट लगाना है, तो स्टैंडर्ड कहता है आपका ये एसिड बिकेगा लेट से 100 रुपए का, और टैक्स वाले कहेंगे इसमें से 10 हमारा है, तो आपको फिर इफेक्टिवली 90 ही मिला ना, तो ये भी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल की वजह से ये टैक्स आपको पड़ा। बात समझे हो? अच्छा, ये तो उसने 3 एग्जांपल्स दे दी बिल्कुल स्पेसिफिक, कोई लीगल कॉस्ट हो, कोई रिमूवल कॉस्ट हो, या कोई टैक्स पे करना पड़े, तो ये कॉस्ट टू सेल है। लेकिन ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट थोड़ा ही है भाई। अगर आपने एसिड को उठा के लेके जाना है, जैसे हम अक्सर बात, वो डिस्पोजल कॉस्ट की मैंने आपको जब एग्जांपल दी थी पहली बार, तो शायद मैंने इसी तरह से कहा था ये एसी अगर बरकत मार्केट बेचे तो इतने का बिकता है, ठोकर बेचे तो इतना का बिकता है, ठोकर ले जाने के पैसे क्या है, डिस्पोजल कॉस्ट, तो ये भी तो एक कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अब ये तो उसने नहीं लिखी हुई यहाँ पे। इस तरह से और भी कई चीजें हो सकती हैं। आपका रूम कूलर था जो आपने बेचने का जो है वो सोच लिया, अब उस रूम कूलर को इसी हालत में बेचना तो कोई लेने नहीं आएगा, जो हालत आपने की होती है, गर्मियां गुजरी हैं, ठीक है, सही है ना, पानी शानी पड़ पड़ के उसको आप उसको ऐसे उतारेंगे, ऐसे रेग मार लेके आएंगे, रेग मार समझते हैं, रेग मार मार्केट से लाएंगे, पेंट का डब्बा लाएंगे, ऐसे पुराने कपड़े पहनेंगे, ऐसे करके सेट करके खुद को, ठीक है, उसके बाद रेग मार से उसको रगड़ेंगे, पेंट मारेंगे, ऐसे नया नकोर करके रख देंगे। रेग मार पैसों का आएगा और पेंट भी पैसों का आएगा, ब्रश भी पैसों का आएगा, अम्मा की मार अलग पड़ेगी, जो कपड़े गंदे हो जाएंगे पेंट करते हुए। क्या ये लीगल कॉस्ट है? बोलो, क्या कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसिड है? नहीं। क्या ये टैक्स पे किया? लेकिन इसको बेचने के लिए ये खर्चा जरूरी था, तो इसलिए स्टैंडर्ड ने फिर चौथी लाइन डाल दी, क्या, कॉस्ट नेसेसरी टू ब्रिंग द एसिड इनटू अ कंडीशन टू बी
उसको इस काबिल बनाना कि वो बिक सके, ठीक है, वो भी कॉस्ट है, ठीक है। तो 3 बातें उसने स्पेसिफिकली कर दी और चौथी बात उसने एक जनरल पॉइंट डाल दिया कि अगर कहीं पे ना फिट हो तो इधर फिट कर, ठीक है, ओके हो गया। अगली बात वो कहता है रिडंडेंसी कॉस्ट। रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है भाई? मिसाल के तौर पे आपने जो प्लांट बेचने का फैसला किया है, इस प्लांट के ऊपर 2 मजदूर काम करते हैं, ठीक है। जब ये प्लांट बिकना है तो उन मजदूरों को भी फारिग करना पड़ेगा और उनको फारिग करने के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, टैक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, कोई वो गोल्डन हैंड शेक और कोई इस तरह के पैसे दे के उनको वरना जान नहीं छोड़ते वो लोग, ठीक है, तो कुछ पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है आप एसेट बेचेंगे, उसकी वजह से 2-3 लोग जो फारिग होंगे उनको जो पैसे देने हैं उसको डिस्पोजल कॉस्ट नहीं कह सकते, वो डिस्पोजल कॉस्ट नहीं है। एसेट को बेचने के लिए उनका निकालना जरूरी थोड़ा ही था, हाँ ना निकालते कहीं और रख लेते उसको, ये रेलेवेंट इसकी डिसीजन के लिए कॉस्ट नहीं होगी। तो ये पॉइंट अगला लिखा हुआ है, हाउ एवर रिडंडेंसी एंड सिमिलर कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल वेयर अ बिजनेस इज रीऑर्गेनाइज्ड फॉलोइंग डिस्पोजल, मुश्किल अंग्रेजी है, मतलब फॉलोइंग डिस्पोजल ऑफ एसेट के डिस्पोजल के बाद बिजनेस इज रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? कुछ बंदे हमने आगे पीछे किए, बिजनेस इज रीऑर्गेनाइज, कुछ बंदे आगे पीछे किए फॉलोइंग डिस्पोजल ऑफ एसेट, एसेट बेचने के बाद, ठीक है। तो वो क्या है? रिडंडेंसी कॉस्ट या सिमिलर कॉस्ट। उन रिडंडेंसी कॉस्ट या सिमिलर कॉस्ट को क्या कहता है? कहां गया? आर नॉट डायरेक्ट सेलिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये डिब्बा बस खत्म हो गया। तो हम इस नतीजे पे पहुंचे, क्लास क्यों कम है वैसे आज? हाँ, आज उनको सही नुकसान हो जाना है। आज रीवैल्यूड एसेट की इंपेयरमेंट भी हमने देख लेनी है। आज अभी ये हमने कॉस्ट टू सेल भी अच्छे तरीके से देख लिया। अभी एक एग्जाम लेवल का क्वेश्चन हम करने लगे, तो पता नहीं ये सैटरडे वीकडे ऑफ जब करना होगा तो कर दिया जाएगा। अभी तो ऑन है ना, जिस दिन ऑन है उस दिन तो पढ़ाई होती है, इंशाल्लाह छोड़ेंगे। इसकी वजह से नहीं, बेटा पहली क्लास तो भरी हुई थी, अच्छे बच्चे नहीं, बच्चे सारे ही अच्छे। ये हफ्ते का मसला है, करते हैं लोग ऐसे, ठीक है, कोई नहीं। अभी आ रहे हैं। कहाँ रह गए थे? इंतजार में हम तुम्हारे। देखो बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं अभी तक, कुछ नहीं पढ़ा हमने, ऐसे ही गपशप लगा रहे थे। आगे आजा भाई, आगे आजा, आगे आजा भाई, आगे आजा, चल यार, पानी नाल सवारी बिठा लो, मेहरबानी। सही तरह नाल ना पास है, किसी के पास हैंड आउट ना हो, 1 2 3 भाई हैंड आउट पढ़े, एंड पे कोई एक्स्ट्रा हैंड आउट ले आया यार, इधर मेरे बच्चे ले आएगा भाई। फिर दोबारा हाथ खड़े करें, कौन सी रो में? आखिरी रो में 3 4 उधर लाद दे। आराम ही खान साहब। ओके, क्वेश्चन 1, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, बातें बंद कर दो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज्ड इन ड्राफ्ट फाइन, ड्राफ्ट, और ये ड्राफ्ट क्या होता है? अनफाइनल, समझे हो? सेमी फाइनल कह रहे, नॉन फाइनल कह रहे, अच्छी इंग्लिश ना यूज करें तो अनफाइनल कह रहे, बेसिकली अनऑडिटेड। ड्राफ्ट को अंडरलाइन करें, बिल्कुल जो फाइनल नहीं है ड्राफ्ट उसको कहते हैं। वैसे ड्राफ्ट रफ को भी कहते हैं भाई। होता पता है क्या है? ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, ऑडिट में आप जाके पढ़ोगे, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बना तो वो देते हैं, अब वो बना के ऑडिटर को बुलाते हैं, आजो भी ऑडिटर, आजो भाई ऑडिटर, ऑडिट वाले और ऑडिटर आगे कहते हैं ना, ऑडिट वाले ऑडिट करा लो, वो कहते हैं यार ये ऑडिट कर दो। अब उनके क्या हो गया यार, शुक्र है इसको समझ आ गई है, वैसे ही कल बैठा हंस रहा होता। सुनो, ऑडिटर आए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्राफ्ट क्यों है, उन्होंने आके चेक किया,
उनको कुछ चीज़ें उसमें लगी ये सही नहीं है, उन्होंने कहा जी ये डिस्क्लोजर के मुताबिक नहीं है, फलां स्टैंडर्ड नहीं है, फलां नहीं है, ये चीज़ें सही कर लो, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर रिपोर्ट देंगे। वो सही करते हैं, उसके बाद वो दोबारा चेक करते हैं, सब कुछ सही हो गया, उसके बाद वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी रिपोर्ट देते हैं कि जी हमारे हिसाब से ये बिल्कुल सही बनी हुई हैं, तब हम कहते हैं कि जी ये फाइनल है। ऑडिट होने के बाद बोर्ड मीटिंग में इनिशियल्स करते हैं डायरेक्टर्स, अप्रूव होते हैं अकाउंट्स, फिर पब्लिश होने जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर 21 दिन के नोटिस के साथ लिस्टेड कंपनी के लग के भी जाते हैं वो अकाउंट्स। तो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो फाइनल होती हैं। ड्राफ्ट का मतलब अभी सेमी फाइनल, अभी नॉन फाइनल, अनफाइनल ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, नॉट फाइनल, बेसिकली नॉट फाइनल, अनऑडिटेड, टेक्निकल वर्ड अनऑडिटेड है ये, ठीक है, ओके। अच्छा जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ खुबानी पाकिस्तान लिमिटेड APL फॉर द ईयर 30/18 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग, पता नहीं क्या इतना लंबा सवाल, मैं थोड़ा ही करें। 7 × 1.8 जरा करके देखें। 10 पॉइंट सही वाला बताना है। अच्छा ओके 13 + 2, ये देखो इतनी ज्यादा टाइम, इतना फराख दिल कोई तुम्हें बंदा मिलेगा सही? 14 मिनट में ये सवाल करना है आप लोगों ने। हाँ 1 मिनट ऊपर बस काफी है। 11:11 हो गए हैं। 11:21 तक 10 मिनट हो जाएंगे और 11:25 पे 14 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। 14 मिनट में ये सवाल करना है। आपका टेस्ट है, ICAP के लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम लेवल क्वेश्चन है। CGU हमारे सिलेबस में नहीं है, कैश रेटिंग यूनिट, उसके अलावा ये मैक्सिमम है। जल्दी करें, टाइम स्टार्ट हो गया है, ठीक है। 25 तक कर लीजिएगा, 14.5 मिनट बनते हैं। 11:25 तक सब बच्चे ये सवाल कर लें, वरना इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। वैल्यू किस दिन की? 18। सवाल की रिक्वायरमेंट थी 30/18 का इम्पेयरमेंट लॉस। वही स्टेप्स हैं हमारे। पहला स्टेप कैलकुलेट बुक वैल्यू, ठीक है। सेकंड स्टेप कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट विच इज हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। जमाई लेते हो हैं? शर्म नहीं आती तुम्हें? जमाई लेते हो जी। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल किस दिन की? 30 जून 18 की। वैल्यू इन यूज भी किस दिन की? 30 जून 18 की। मुफ्त के 7 नंबर थे ये, अभी आने लगे हैं जी, देखते जाएं आप, बस नंबर आते जाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ, एप्रिकॉट तो नहीं है, खुबानी पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड, आड़ू कह लेते हैं अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो। मैंने एक बच्चे से पिछली क्लास में पूछा, मैंने कहा एप्रिकॉट का मतलब क्या? कहता है आड़ू। मैंने कहा ठीक है। तो ये तो चले छोड़े। एप्रिकॉट पाकिस्तान लिमिटेड फॉर द ईयर 30/18 इंक्लूड अ प्लांट हैविंग अ कैरिंग वैल्यू ऑफ 610 मिलियन। कैरिंग वैल्यू इज गिवन 610 रुपीज इन मिलियन। .5 मार्क्स यहाँ पे। हाँ जी, और क्या, इसके 7 में से 6 लगा दें। अच्छा चलें बस। उसके बाद कहता है द परफॉर्मेंस, कारकर्दगी, वसीम अकरम प्लस वाली, द कारकर्दगी ऑफ द प्लांट हैज बीन गिर रही सिंस लास्ट ईयर विच इज अफेक्टिंग खुबानीज सेल्स। क्या हुआ? प्लांट की परफॉर्मेंस पिछले साल से कम होना शुरू हो गई हुई है। अब परफॉर्मेंस कम हो रही है तो मतलब आउटपुट कम आ रही होगी, आउटपुट कम आ रही है तो फिर सेल्स भी कम हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो जुमला लिखा हुआ था ना, अंडरलाइन करें ज़रा,
जितना जितना बोलूं उतना अंडरलाइन करना है। परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट हैज बीन डिटीरियोरेटिंग, परफॉर्मेंस ऑफ द प्लांट हैज बीन डिटीरियोरेटिंग, परफॉर्मेंस प्लांट की गिर रही है। इसके नीचे मतलब इसके नीचे लिखें एन इंटरनल इंडिकेटर, एन इंटरनल इंडिकेटर दैट द एसेट मे हैव बीन impaired. It is an internal indicator, बस ठीक है, समझ रहे हैं ना, दैट द एसेट, नहीं समझ रहे, मैं उर्दू में बता दूंगा, ठीक है, उसे सुनो। इट इज एन इंटरनल इंडिकेटर इंडिकेटिंग, अब ठीक है, इंडिकेटिंग दैट द एसेट मे हैव बीन इम्पेयर्ड। अब जहन बना रहा हूं इंडिकेटर्स मंडे को पढ़ाने के। देखें ये एक इंटरनल इंडिकेटर है, इस तरह के 3-4 और भी आएंगे, कुछ एक्सटर्नल भी आएंगे। क्या मतलब इंडिकेटर हो गया ये इम्पेयरमेंट का? एसेट की परफॉर्मेंस गिरना शुरू हुई, क्या मतलब, ये कैसे इंडिकेटर है? जरा गौर से देखो। इम्पेयरमेंट लॉस कब आना है? जब रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से नीचे चली जाए, ऐसा ही है। अब रिकवरेबल अमाउंट में क्या कुछ होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इनमें से कोई भी चीज आए कम हो रही हो तो ये कम हो जाएगा, कम होगा तो शायद रिकवरेबल अमाउंट भी कम हो जाए। खैर अभी उसकी बात तो नहीं हो रही, वैल्यू इन यूज की बात कर रहे हैं। कल बाकी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, एक एक चीज को देखेंगे। यहाँ पे वैल्यू इन यूज देखेंगे, फेयर वैल्यू देखेंगे, कॉस्ट टू सेल देखेंगे, हर एक चीज को देख रहे होंगे, ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स पढ़ते हुए। बहरहाल अभी तो एक है ना, जहन तो बना लें। हमारे प्लांट की परफॉर्मेंस गिर रही है, मतलब फ्यूचर में इसने आउटपुट कम देनी है। जब फ्यूचर में आउटपुट कम देगा तो फ्यूचर में कैश फ्लोज भी कम होंगे। फ्यूचर के कैश फ्लोज अगर कम होंगे तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू भी कम ही होगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होता है? वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज कम है तो मे बी रिकवरेबल अमाउंट कम हो, और मे बी वो इतनी कम हो कि वो कैरिंग वैल्यू से भी कम हो। तो ये मे बी चेक करने के लिए तो हमने इंपेयरमेंट टेस्ट लगाना। तो ऐसे नहीं इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल लगाए जाना, ऐसे ही नहीं हर एसेट पे लगाए जाना। किसी एसेट के बारे में कोई ना कोई इंडिकेटर आएगा, जैसे एक इंडिकेटर आज हमने देखा, ठीक है, वो क्या है? वो क्या है? परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इज डिटीरियोरेटिंग। इसका मतलब फ्यूचर में कैश फ्लोज कम आएंगे, वैल्यू इन यूज कम होगी, मे बी रिकवरेबल अमाउंट कम हो जाए, मे बी वो कैरिंग वैल्यू से भी कम हो जाए, तो इंपेयरमेंट आ सकती है। अब ये आ सकती है को चेक करने के लिए तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे। बात समझ आई है? चले जी शुरू करते हैं अब सवाल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन और एस्टिमेट्स रिलेट टू द प्लांट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। ये क्या खड़े हम कहां पे? ये किस साल की इंफॉर्मेशन दे दी? तो फ्यूचर कैश फ्लोज दे रहा है शायद। चलो अच्छी बात है, वर्किंग कर लेते हैं। 1 हाँ चले ठीक है, वर्किंग 1 इसी की कर लेते हैं। वर्किंग 1 वैल्यू इन यूज, ये भी किस दिन निकालनी है हमने? 30 जून 18। ये वैसे ही टाइमलाइन बनाता हूँ, जरूरत नहीं होती, बस आपको समझाने के लिए बना देता हूँ। कंफ्यूज होते हैं तो ना बनाया करें। उसने हमें 19 के कैश फ्लोज दिए हैं। अब इसको मैं 19 कैसे कह लेता हूँ? देखें, जो साल 1 जुलाई 18 में शुरू होकर 30 जून 19 पे ख़त्म होगा उसको 18-19 भी कहा जाता है, ठीक है। और आपको पता है एतबार तो खात्मे का है, एतबार तो खात्मा अगर ईमान पे हो जाए तो चलो जैसा भी गुजरा हो, तो अकाउंटेंट्स भी ये कहते हैं एतबार खात्मे का है। 18-19 लिखो, उससे बेहतर है 19 लिखो। टैक्स पढ़ रहे हो ना? 18 में जो साल शुरू होता है 19 में खत्म होता है, उसको क्या कहते हैं? टैक्स ईयर 19। क्या कहते हैं? टैक्स ईयर 19, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे पास 19 का साल। सवाल में नहीं बताया हो कैश फ्लो
पीरियड के स्टार्ट पे हैं या एंड पे हैं तो क्या अज्यूम किया करते हैं, एंड पे ही अज्यूम कर लेते हैं ना, ठीक है। तो ये कह रहा है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एस्टीमेट रिलेट टू प्लांट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 19। तो ये 30 जून 19 के कैश फ्लोज आ जाएंगे हमारे पास। 1 बाय 1 देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला इनफ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट। जो प्लांट की एग्जिस्टिंग कंडीशन है उससे जो आउटपुट बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, उसकी सेल से जो इन्फ्लो आना है रेलेवेंट है, ले लेना चाहिए या रहने, यही तो इनफ्लो है इसका, क्यों नहीं लेंगे। तो इनफ्लो फ्रॉम सेल, बस ठीक है। कितने जी, 250 मिलियन। वर्किंग में मिलियन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है ना, जब फिगर जाएगी तो खुद ही मिलियन बन जाएगी, ठीक है। हर जगह मिलियन रुपीज मिलियन रुपीज मिलियन लिखना, रिक्वायरमेंट में लिखा करो, वर्किंग में कतन ना लिखा करो। वर्किंग से करके फिगर ले जानी तो उसी जगह पे ही है ना, ओके। टाइम में आया किया तो ओके। 250 इनफ्लो फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट ऑपरेशनल कॉस्ट अदर देन, बड़ी मेहरबानी, डेप्शन के अलावा बताई उसने, ठीक है जी। ऑपरेशनल कॉस्ट का पता है जी, वो प्लांट जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको चलने के लिए कोई बिजली चाहिए, गैस चाहिए, कोई पानी चाहिए, कोई उसको रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए, ये सब क्या है उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट है। तो ये बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है ऑपरेशनल कॉस्ट। ये वाइब्रेशन ही है ना, बड़ा तुमने साइलेंट किया मोबाइल। ओके जी, ये 3310 तो नहीं है वो जो तुम कासिम तो नहीं हो कहीं एक्सचेंज ऑफ एसेट वाले, याद आ रहा है मिस्टर कासिम? ओ जी। उसके बाद डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन गुस्सा नहीं करना, बस छोटा सा क्रॉस लगा दो, कोई नहीं, खैर है, माइंड नहीं करना, छोटा सा क्रॉस लगा दो, ठीक है ओके। बस बातें ना कर यार। एक्सपेंसेस टू बी पेड, एक्सपेंसेस टू बी पेड, पढ़ने तो पूरा। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 30 जून 18 एक्रूवल। इनकम हो पिछले साल की, इधर नहीं लेंगे। एक्सपेंस हो पिछले साल का, इधर नहीं लेना हमने, ठीक है। बात कर ली थी हमने, इस पे क्रॉस लगा दें एक और। आगे चलें। कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लान, हाँ ये तो आएगा कॉस्ट। क्यों क्यों नहीं बेटा, नहीं जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हमने क्यों कहा था इसको नहीं लेंगे हम ये कहते हैं कि इस मौजूदा हालत में एसेट की ये बुक वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू कॉस्ट है, तो इसी मौजूदा हालत वाले एसेट के कैश फ्लोज की आज वैल्यू निकालो, लाइक विद लाइक का कंपैरिजन, ठीक है। तो काट लें इसको भी। ओके, एडिशनल इनफ्लोज नेट एक्सपेक्टेड फ्रॉम, हाँ अपग्रेड नहीं लेनी तुमने, और उसके कैश फ्लो किसने बोला यस, अपग्रेड नहीं लेनी। बताओ जी, मुजरिम बताओ कौन है? खान साहब आप थे? अच्छा जी, ठीक जी। सुने, अपग्रेड नहीं ली तो उसके कैश फ्लोज भी नहीं लेंगे, काट दें इसको भी। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज का नहीं पता, खैर है, इंटरेस्ट का तो बताया था ना। अब उसने लिखा भी होता वो टेबल, अगर अल्लाह ने तौफीक दी होती, पढ़ा होता तो, ठीक है, कि इंटरेस्ट ऑन लोन और लीज। मैंने आपको कहा था लीज भी लोन की तरह से ही है, लीज लायबिलिटी है, लोन भी लायबिलिटी है। लीज पे भी इंटरेस्ट पे करते हैं, लोन पे भी इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट हो चाहे प्रिंसिपल रीपेमेंट हो, लोन की चाहे लीज की, उसको कभी भी हमने नहीं लिया करना। काट दें इसको भी, और काट ही जा रहे हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट को भी काट दें, ठीक है, गुस्सा ना करें। मेंटेनेंस कॉस्ट 15, चलो आप फिर कंसिडर करने लग गए तो टैक्स पेमेंट ऑन प्रॉफिट भी ले लें, इसको काट दें, ठीक है, काट दें इसको। अब एक छोटा सा काम कर लिया करेंगे, मशवरा है मेरा, कि ये सब कर लेने के बाद एक ही पॉइंट के अंदर सिर्फ एक जुमले के अंदर आप यूं लिख सकते हैं, आई हैव इग्नोर्ड डेप्रीसिएशन एक्रूअल, कॉमा डालते जाएंगे ना, डेप्शन एक्रूअल, इंक्रीजिंग कैपेसिटी, कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी और इट्स एडिशनल इनफ्लोज, इंटरेस्ट ऑन फाइनेंस एंड टैक्स पेमेंट। बेहतर होगा ये छोटा सा नोट लिख दें, नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि आपने ये वर्किंग की होगी, उसमें सिर्फ यही नज़र आएगा, बाकायदा नज़र आएगा कि आपने छोड़े हुए हैं, ठीक है। बहरहाल बेहतर होता है कि आप उनको लिख दें नोट के अंदर कि आपने ये खुद इग्नोर किया है, ज़रा बेटर इम्पैक्ट रह जाता है। ओके,
210। अभी ना नोट कीजिएगा। ओके 210। ये क्या आ गया हमारे पास? नेट कैश फ्लो। आगे कहता है कैश फ्लोज फ्रॉम द प्लांट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। प्लांट की हालत खराब होती जा रही है और कैश फ्लोज बढ़ेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो डिक्रीजिंग कैश फ्लो, ठीक है, 15% से हर साल फ्रॉम 2020 एंड ऑनवर्ड्स। कितने साल चलाएंगे इसको? द प्लांट्स रेजिडुअल वैल्यू आफ्टर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 3 years इज एस्टिमेट। यहां पर उसने इशारा दिया कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 3 साल, मतलब 19, 20 और 21। कितने बच्चों ने 2 साल भी रोक दिया था 2020 पे? हाथ खड़ा करें। होंगे, कुछ तो होंगे, माने ना 3-4 ने हाथ खड़ा किया। ओके 30 जून 20, 30 जून 21, इसको हम 2020 कहेंगे, इसको 2021 कहेंगे, ठीक है। अब एक गड़बड़ छोटी सी और हो गई। वो उस लाइन ने हमें क्या बताया? रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years इज 100 million। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब यही है ना, आज खड़े होके तो वो सेल प्रोसीड्स ही है जो उस दिन ले रहे होते हैं, वो रेजिडुअल वैल्यू ही होती है ना। वो रेजिडुअल वैल्यू, सेल प्रोसीड, वो कौन सी आगे होते हैं? पैसे आने ही होते हैं। तो ये जो रेजिडुअल वैल्यू है ये भी तो रेलिवेंट हुआ करती है। ये रेजिडुअल वैल्यू क्या है? ये वही सेल प्रोसीड है, अगर आपको याद हो, जो आप यहाँ पे लिया करते थे, ठीक है। और सही है। अब ये छोड़ देना था बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने तकरीबन। कितने बच्चों ने ये 100 इग्नोर नहीं किया? दिया यहीं पे, छान ही गए यार जी। हाँ तो 30 जून पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ 3 साल है ना। हम 30 जून पे खड़े, सारा डाटा 30 जून का है, रिमेनिंग लाइफ 30 जून के बाद की है। 30 जून 18 में कह ही रहा, 30 जून 18 के बाद की है। नहीं 21 के बाद फिर 3 साल लेंगे आप। चले जी, बाहर कोई बात नहीं, एक आध नंबर तो कटना ही था बरकत के लिए, तो मैंने पहले ही कह दिया था। रेजिडुअल वैल्यू इधर देखें 100, ठीक है। अब हर एक को ग्रो कर लें तो आसानी से समझ आ जाएगी बात आसानी से समझ आ जाएगी। यानी कि 250, 25, 15, फिर ये 250, 25, 15, और इन बड़े हुओं में ये 100 ऐड होके आपको इजी लगेगा। अगर इससे परेशान ना हो तो इस 210 को ग्रो करके ले आए यहाँ पे, ठीक है। इधर देखें 210 इंटू 1.15, 115% नहीं, डिक्रीजिंग है 85%। क्या आया आंसर? 170। अच्छा अब इधर देखिएगा प्लीज, तवज्जो कीजिए सारे बच्चे। अब इस 179 को हमने इधर लेके जाना है, तो 179 का 85% होगा, ऐसे ही है 179 इंटू, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसमें 100 प्लस करना है। 100 को क्या करेंगे? 100 की वैल्यू नहीं छेड़छाड़ करनी, क्यों? तो वो तो वहीं पर ही उसने उसी दिन की ही वैल्यू दी हुई है, ठीक है बेटा। 250, इधर आप मुझ हो गया काम, समझ रहे हैं? यूं कर लेना, अच्छा वर्किंग बना लें आप, यूं करें, ये नीचे छोटी सी पर्चे में ऐसे ही करना है ना, पर्चे वाला काम करें ना। 210 इंटू 85%, ये आंसर इसका है। और यहाँ पे आप लिखेंगे 179 इंटू 85% प्लस 100, ठीक है जी। ये वर्किंग शो कर, ओके जी, क्लियर। उसके बाद मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताना है, खुदा के लिए प्रेजेंट वैल्यू नहीं बता रहे, मैं पूछ रहा आपसे। अच्छा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन चले फैक्टर बता दें मुझे। 9% रेट है, एंड में लिखा हुआ एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट इज 9% जी। तो 1.09 रेज़ टू पावर -1 कितना होता है?
मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझ नहीं रहे आप। 0.917, फिर 0.842, फिर 0.772। ठीक है जी, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पेपर में, लेकिन मैं जरा आपको रिवाइज करवा रहा था ना चीजें। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू बताएं जी। 193 बोल देना बेटा, राउंड कर दिया करें। 193, 151, 194 इक्वल्स टू 530। ठीक है, नहीं जी मुबारक हो, वैल्यू इन यूज आ गई 538। इधर देखें, ठीक है। उसके बाद ये वैसे 3 फिगर्स है प्रेजेंट वैल्यू जो निकाली है, लेकिन मैं इसको टोटल 1 नंबर ही दे देता हूँ। तो ये टोटल यहाँ पे 1 नंबर मिलाकर ये वर्किंग मान के बन गए 3 नंबर। ये फिगर वहाँ से उठ के आ गई। ठीक है, अब कोई एक फिगर का यहाँ पे कोई पॉइंट किसी ने 100 नहीं लिखा तो उसको ये 1.5 नंबर मिल गया, उसकी ये प्रेजेंट वैल्यू ठीक है, ये ठीक है। तो 3 में से 2 को नंबर तो बहरहाल मिल ही जाने थे इस 100 को मिस करने वाले। ठीक है, और ऐसे ही होती है मार्केट। ओके जी, अब रहेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। पता नहीं नजर कहीं नहीं आया, लिखा हुआ 100 मिलियन के नीचे देखो। एन ऑफर हैज बीन रिसीव्ड टू बाय द प्लांट इमीडिएटली फॉर ₹570 मिलियन, बट एपीएल हैज टू इनकर बहती हुई कॉस्ट, फ्लोइंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर। आएगा या नहीं आएगा? लेके गए थे ठोकर पे एसी को, आएगा? ओके टिक करें। लीगल कॉस्ट आएगा बिल्कुल। कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर, आएगा बिल्कुल। ठीक है, क्रॉस कर दें। तो इधर देखें कितने पैसे देने के लिए वो भाई साहब कोई तैयार है? 570, लेकिन ये 570 तो नेट में नहीं है, इसमें से 45 की लीगल कॉस्ट और 10 की डिलीवरी कॉस्ट, सॉरी उलट गया क्या बाल, जो भी है ये माइनस कर दें। 515, इसका 1.5 नंबर होना चाहिए। 1.5 क्यों? 0.5, 0.5, 0.5। किसी ने 1 लिखा तो उसको 1 मिल जाएगा। 570 माइनस 10 किया, 45 भूल गया तो। ठीक है, ओके। कितने नंबर हो गए? 6 हो गए। 2, 3, 4, 5 है यार, 6 कैसे हो गए? कौन है 6 वाला जी? वर्किंग के बेटा मैंने कहा था ये टोटल आ गए बस। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 0.5, 0.5, 0.5 मैंने 1.5 यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे पूरे 3 ये आ गए जी। 538, ये भी कॉन्सेप्ट है क्या? हायर इज रिकवरेबल अमाउंट, हायर इज रिकवरेबल। अब अगली बात, इंपेयरमेंट लॉस है, बिल्कुल है। कैरिंग वैल्यू ज्यादा है रिकवरेबल अमाउंट औकात से, इसको औकात में लेके आएंगे। अब ये कोई ये नहीं कि आप मुझसे कहें, आप कहते हैं टोटल के मार्क्स नहीं, टोटल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। कैरिंग वैल्यू ज्यादा है तो इंपेयरमेंट लॉस है। अगर यही कैरिंग वैल्यू कम होती, रिकवरेबल ज्यादा, तो यहाँ पे क्या लिखते आप? 0। ये कोई टोटल है? टोटल तो नहीं, कॉन्सेप्ट है। आपने 72 लिया या 72 ना लेते तो एक ये 7 नंबर है। कितने बच्चों के? 5 आ गए, 4 आ गए। 5 वाले भी हाथ ऊपर रखें भाई। 4 या उस आईकेएम ने एक मॉडल पेपर भेजा था लास्ट टाइम, उसमें ये सवाल मुझे अच्छा लगा था। उसका सोल्यूशन वगैरह तो है नहीं, तो बस इसीलिए यही नोट कर लें। ठीक है, अगर कोई बंदा और कहेगा नहीं ये सोल्यूशन नहीं वो सोल्यूशन, तो उसकी मान लेना, कहना ठीक है यार तू ठीक कह रहा है बस। ओके जी, हैं 179, ये ऐसे आया बेटा। 210 को 15% कम किया हमने। 2019 का कैश फ्लो है, उसने कहा था 2020 ऑनवर्ड्स 15% कम होने लग जाएगा, तो 15% कम किया होगा ना। जल्दी नोट कर लें,
मैंने रीवैल्यूड एसेट की इम्पेयरमेंट सिखानी है आपको। नहीं, रीऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं, मतलब ये कि जैसे मैंने मिसाल दी आपको कि आपने जो प्लांट बेचा है उसके साथ जो जुड़े हुए लोग थे, अब उनकी आपको ज़रूरत नहीं रही। हो सकता है आप कोई बिजनेस लाइन ही बंद कर रहे हैं, या आपने कोई और तरह का प्लान लेना है, बंदे और तरह के चाहिए, तो उन लोगों को आपको निकालना पड़ेगा। ये रीऑर्गेनाइजिंग कॉस्ट होती हैं जिससे, तो आपको वो इनकर करनी पड़ सकती हैं। कुछ जाने वालों को जो है वो रिडेंडेंसी कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है, आने वालों को कोई ट्रेनिंग देनी पड़ सकती है, तो वो कहता है इस एसेट के साथ रिलेटेड नहीं है, उसको जाने में माफ़ी दे रहे हैं। ये आईकैप का क्वेश्चन था, और कैश जनरेटिंग यूनिट क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, उसके अलावा आईकैप का ये सबसे अच्छा सवाल था मेरे हिसाब से। वो कैश जनरेटिंग यूनिट ना हो, उसके अलावा ये सबसे अच्छा सवाल मुझे यही लगा। तो आपने पासिंग मार्क्स लेने होते हैं, ले लिए आपने। जल्दी करें, मैंने रिवैल्यूएशन करवानी है। मंडे को हाफ लेक्चर इम्पेयरमेंट पे लगा के मसले मसाइल आपके ख़त्म करके, डिस्कशन छोटी मोटी रहती हैं वो करके नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा करेंगे मुझे भी नहीं पता। जो शुरू कर लेंगे तो ट्यूसडे को बुक ले आना ना बेटा, मैं बुक की ज़रूरत नहीं पढ़ने दूंगा पहले दिन, इंशाल्लाह होगी तो मैं हैंड आउट दे दूंगा, तुम उसकी परेशानी ना लिया करो। जी स्टूडेंट, हाँ जी स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल। आपका 538 गलत निकला, लेट्स से 520 निकल आया, अब फिगर गलत है। 520 क्यों निकला? आपने वो 100 नहीं लिया था, लेट्स से वहां नंबर कट गया, ठीक है, वहां नंबर कट गया। अब यहाँ पे 520 और 515 में से हायर क्या है? रिकवरेबल अमाउंट स्टैंडर्ड कहता है इज हायर ऑफ, आपने वहां पे लिखा, उसका नंबर मिलेगा। तो बस ये टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने, वो करते जाना है। सवाल में रुकना कहीं नहीं है। फिगर गलत होगी क्या होगा? मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। 6 महीने और लग गए, घर वाले ये कहेंगे, खाला ये कहेंगी, फूफो ये कहेंगी, छोड़े रिश्ते की बात लेट हो जाएगी वगैरह वगैरह ऐसी सब। 1 जनवरी 10 यूजफुल लाइफ 8 साल। फिर लिखवाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कब कहा एक ही बार लिख। भाई ये नोट बाद में करना प्लीज, रोक दें, बस रोक दें। इसने नोट नहीं किया, ये लिखा रहेगा, मैं नहीं मिटाऊंगा, मैं परली साइड यूज करूंगा। ओके प्लीज क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखो। कॉस्ट ऑफ एसेट 500, डेट ऑफ परचेज 1/1/10, लाइफ 8 साल, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 1/1/15, रीवैल्यूड अमाउंट 800, डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 1/1/15, और रीवैल्यूड अमाउंट 800, 800। उसके बाद रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 15 इज 450। रिकवरेबल अमाउंट ऑन 31 दिसंबर 15 इज 450 या जाग। रिक्वायरमेंट है पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15, पास्ट जर्नल एंट्रीज फॉर 15, ठीक है। हाँ बस डींगा डींगा लिखा जाएगा इस तरफ से, मेरे से माजरत। वर्किंग किया करते हैं जी हम, वर्किंग याद है? अपनी वर्किंग, अपनी वर्किंग, डेट, डिस्क्रिप्शन,
एसेट, बस बस वो बाद में देखेंगे, वो बाद में देखेंगे, बस अभी सुभान अल्लाह नहीं कहना को। चले ओके, किस दिन खरीदा था एसेट? अब एक एक 10 से शुरू करेंगे और आएंगे एक एक 15। अब भी अगर तुम में से कोई ये कहेगा ना तो मैंने उसको वाकई इस पोल के साथ उल्टा लटका देंगे। 14 तक लेके आए एसेट को, फिर 1 जनवरी 15 पे उसको क्या कर लेंगे, फ्री वैल्यू। 31 दिसंबर 14 पर WDV चाहिए, नहीं 1 जनवरी 15 को रिवैल्यू हो रहा है ना, 31 दिसंबर 14 1 जनवरी 15 एक ही बात है, ज़रा आसानी हो जाती है इस तरह से। कॉस्ट कितनी है? अच्छा यार, तो कॉस्ट WDV में माइनस करके लिख दूंगा ना, एक्यूमुलेशन लिखूं, डायरेक्ट WDV लिखने वाला एक स्टेप और उड़ाया यार, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन की बजाय WDV डायरेक्ट लिखा है। कितनी है कॉस्ट? 500 माइनस, अब इधर एक्यूमुलेटेड डेप्शन माइनस करते हैं, लाइफ कितनी थी? अब जरा ध्यान से उंगलियों पे गिनने वाले, उनकी बचत होगी। 1 जनवरी 10 से 31 दिसंबर 10, 11, 12, 13, 14। अब देखने में 4 लग रहे थे, निकले 5, तो ध्यान करना है। ओके, इनटू 5 यानी 5 यानी 5 यानी पिंजो, ध्यान ही बैठे 188 बोलो ना बेटा, फिर 0.5 है ना भाई, 187.5 का मतलब 188 होता है। बस चुप कर जाए, टाइम नहीं है, फजूल बात पे लड़ाई कर लेते हैं आप लोग, जिसका दिल करे 187 लेके, जिसका दिल करे 188 लेके। उसके बाद क्या हुआ, 1/1/15 पे रिवैल्यूएशन हुई, क्या करेंगे, फिर लाइन जोड़ेंगे और रिवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे। ये रिवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? 800, इकट्ठा ही 612 का रिवैल्यूएशन सरप्लस। ये पीछे बोलने वालों चुप कर जाओ प्लीज यार, ऐसे ना किया करो। और बेटा जी इसको करें ना टोटल तो 800 ही बनता है। अच्छा चुप कर जाओ यार, इसमें कौन सी हंसने वाली बात है। कैलकुलेटर साथ अटैच नहीं करते हम, वही लिखनी है, इसका ध्यान रखना है। ओके जी, तो अब क्या करें, अब डेप्रिसिएशन करेंगे। 31 दिसंबर 15 नहीं करें डेप्रिसिएशन, क्या करेंगे डेप्रिसिएशन पर? ओहो रुको 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 रुको, सरप्लस किसने लिखना था? मैंने क्यों लिखना था? मेरा तो पेपर पास है। आप लोगों को टेंशन हो जाएगी, आप कह रहे थे ओहो सरप्लस ही लिखा आपने। डेप्रिसिएशन 800 रिवैल्यूड अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ। ये देखो 8 में से 5 गुजर गए तो 3, और सरप्लस के साथ भी वही हशर कर दो। 267 204 533 408 is the WDV। चलो यहां तक तो कोई नई बात नहीं है, फटाफट इतनी एंट्रीज कर लेते हैं, कौन सी को देर लग जानी है, बस मार्कर साथ थे। ओके, अभी आपको नोट करने का भी टाइम बचा के देना है ना, इसलिए मैं जरा ये वाला काम ऐसे करना है, क्या आराम आराम से करें, ऐसे ही करना है। देखो 1/1 बस 1/1/15 बोलो, 1/1/15 एक्यूमुलेट, अरे 1/1/15 ना बोलो, एंट्री बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट 188 बोलना, जो चाह भी रहा था ना वो जरा हाथ खड़ा करे। तुम थे, तुमने 100 तुमने बोला था। WDV है वो, यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। 2 स्टेप तो बचा लिए, ध्यान रखना, ठीक है जी। 312, उसके बाद एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, बातें मत करो,
रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से? 612 से। ये जी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई। 31 दिसंबर 15 पे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 267 से, और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट 204। यहां तक कोई नई बात है तो बताएं। हाँ जी, तो स्लो स्लो करता ना, है ना, तेज कर दिया, समझ नहीं आई, है ना। ओके, नाउ यहां से आगे कहानी शुरू हो रही है आज की नई। 31 दिसंबर 15 पे हमारा एसेट कितनी कैरिंग वैल्यू में नजर आ रहा है? 132 वाला कौन है? 533। ओ यार, वैसे तुम लोग वो तो नहीं बने हो आज तक? शुएब अख्तर। और तुम लोगों ने क्या समझा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, अगर वो कहना भी हो तो एरोप्लेन का, ठीक है। क्या हो गया है तुम लोगों को? ये कुछ लोग एसेट नजर आ रहा है 533 पे, और सवाल में ही बता दिया गया रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 60। कोई जरूरत नहीं है वैल्यू इन यूज निकालने की, फेयरलेस कॉस्ट निकालने की, हायर निकालने की, वो सब करके आपको बता दिया रिकवरेबल अमाउंट कितनी है। ये रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 60। अब यहां पे ना बिल्कुल वैसे ही काम कर लो जैसे रिवैल्यूएशन के लिए करते थे। वर्किंग है ना हमारी, एक लाइन खाली छोड़ दो, 31 दिसंबर 15 लिखो, रिकवरेबल अमाउंट। फर्क सिर्फ ये पड़ गया कि कौन सी अमाउंट आ गई और कितनी है। अब देखो समझ लो फर्क थोड़ा सा रिवैल्यूएशन और इंपेयरमेंट का। रिवैल्यूएशन दोनों तरफ चला करती थी, गेन भी लॉस भी, ये सिर्फ लॉस। रिवैल्यूएशन किसी भी वक्त कर लेते थे, जब दिल करता था चलो एसेट को रिवैल्यू कराएं, ये जिस वक्त इंडिकेटर आए तब। अब मिसाल के तौर पे मैं थोड़ी देर के लिए यूं कहता हूं 600 रुपए आ जाता, रिकवरेबल अमाउंट 600, मैं सवाल को बदला थोड़ा सा, रिकवरेबल अमाउंट 600 है तो कोई इंपेयरमेंट लॉस है? यहां पे हम लिखते हैं इंपेयरमेंट लॉस बैलेंसिंग डैश, नहीं है कुछ, ठीक है, नहीं है तो फिर ये 600 रेलेवेंट नहीं है। फिर इसको लिखने के बाद 533, जब यहां पे 533 डैश प्लस हो रहा है तो जवाब 533 ही आता ना। बात समझ आ रही है? बहरहाल अभी ये केस नहीं है, अभी तो जो काम सीखना है वो सीख ले। 450 क्या है? कैरिंग अमाउंट, ठीक हो गया। बुक वैल्यू रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 4.5। लॉस आ रहा है कितना? 80। अब क्या करें, लॉस तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, लेकिन किस एसेट का लॉस है? इसी एसेट का लॉस है जिसका रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा हुआ है, फ्यूचर का गेन। तो सेम कॉन्सेप्ट है जी, कोई नई कहानी नहीं है। पहले ये क्या करेगा 83, अगर इतना लॉस आ जाता कि ये सारे का सारा सरप्लस खा जाता तो कुछ चला जाना था प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन बेचारे में इतनी सकत नहीं थी, अभी भी सरप्लस बाकी 325। भाई ठीक है, तो एंट्री देखिएगा 31 दिसंबर 15 पे। भाई वैसे आप एंट्री क्या करते थे इंपेयरमेंट लॉस की, जरा बता दो। इंपेयरमेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट लॉस नहीं, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, यही एंट्री करते थे ना। थोड़ी सी बदली है एंट्री आज। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस आया कितना था? 83। देखो एसेट क्रेडिट करो या एक्यूमुलेशन क्रेडिट करो एक ही बात होती है ना। ऐसे ही एसेट क्रेडिट करो, एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट क्रेडिट करो, एक ही बात है। तो बोलो, तो ऐसे तो 83 से कम हो गया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में, ये प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लॉस गया? कुछ भी नहीं गया। उसकी वजह सरप्लस का होना था। रीवैल्यूएशन सरप्लस साहब पड़े थे, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस
83 कुर्बान हुआ, बैलेंसिंग ने जाना था प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंसिंग बच ही कुछ नहीं। ये बात समझ आई है कि कोई नहीं समझ आई? मुश्किल बात तो थी ही नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात एडिशनल, 16 के साल में डेप्रिसिएशन जब करने लगोगे तो इस 450 को डिवाइड करोगे 2 पे, तो ठीक है। और ये 325 भी वैसे ही बताया, अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन वैसे ही बता दिया, ठीक है। वही काम इंपेयरमेंट हो जाने के बाद एसेट रिड्यूस्ड कैरिंग वैल्यू पे जो आ जाता है डेप्रिसिएशन, नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड कैरिंग वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ से निकलती है, बताया भी है वैसे आपको, ओके। और ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, खत्म हो गई है। इसका मतलब ये हुआ, अगर इंपेयरमेंट की बात करें इफ कॉस्ट मॉडल पता है ना, अभी तक जो देख रहे थे इंपेयरमेंट में, तो हमने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या की? इंपेयरमेंट गेन तो होता ही नहीं ना, तो सिर्फ एंट्री एक ही होगी ना इंपेयरमेंट की, तो लॉस की एंट्री है। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, accumulated impairment loss credit if revaluation model। तो देखिए इसमें 2 तरह के मामला हैं। एक if previous surplus, यूं लिखें, इफ, ये पकड़ लो, इफ नो प्रीवियस रीवैल्यूएशन सरप्लस, अगर ये सिचुएशन हो, एंट्री इज द सेम। इधर लिखने की वजह मैं दोबारा लिख देता हूं, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। बात समझ आई है? यानी कि तो सेम ही हो गया। जब इंपेयरमेंट रिवेल सरप्लस कोई नहीं है तो सारे के सारे ने कहां जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो सबर फोटोग्राफर सबर पूरा लिखने दो पहले। उसके बाद इफ प्रीवियस रिवैल्यूएशन सरप्लस एग्जिस्ट, अगर पहले से कोई पड़ा हुआ है तो फिर उसकी एंट्री तो अभी देखी है हमने, वो क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर डेबिट और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। तो ये बात समझ आ गई है? ठीक है, ये थोड़ा सा ओके, ये बात समझ आ गई। अच्छा, तो अगर यहां पे ना आता लॉस तो कुछ भी ना होता। लॉस आ गया तो पहले सरप्लस देखा उसने, अगर सरप्लस ज़्यादा है तो फिर आगे कुछ नहीं किया, अगर सरप्लस कम पड़ जाता तो लॉस आगे चले जाता, जस्ट लाइक रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, समझ आ गई ये बात? हाथ खड़ा करने समझ आ गई? अच्छा चलें, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको हैंड आउट पे, मैंने ये आपको फ्रॉड लगा लिया, मैंने ये कॉन्सेप्ट भी आपको दे दिया और ये सवाल भी बचा लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हैंड आउट पे और 2A एक लाइन का है, उसी सवाल में सिर्फ रिकवर अमाउंट छेड़ के हम उलट देख लेंगे। एंट्रीज करनी है उसमें, 12 नंबर का सवाल है आपके लिए, घर पे आप करके आएंगे। 1.8 जरूर कीजिएगा टाइम के साथ। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी। जी जी, बेटा आपने 210 पे डायरेक्ट इंटू 1.09 कर लिया तब भी ठीक है, नो इशू। अच्छा जी, अगले 4 मिनट तक कितने बच्चे पीछे से नोट कर रहे हैं? हाँ जी, ये कैमरा ऑन रखना है आपने। अगले 4 मिनट में इनमें से कोई उठा तो फिर मुझे बताना है, मैं कल वीडियो दे दूंगा। ठीक है,
बच्चे नोट कर रहे हैं, क्लास का टाइम रहता है, कोई बच्चा उठेगा नहीं, अगले 3 मिनट कर लें, और बाकी जो नोट कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी नोट कर लें प्लीज, क्लास का टाइम रहता है अभी। ओके, मैं जा रहा हूँ।